ये जो कॉलिजन है हमारा वार्क एनर्जी एंड पावर, वार्क एनर्जी एंड पावर का एक जो चैप्टर है हमारा, उसका एक छोटा सा पोर्शन है, पूरा एक पोर्शन है भाई इसका, ठीक है ना। एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका जेई के लिए, नीट के लिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम एक टॉपिक देखेंगे कॉलिजन का, वो है आपका हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन। ये हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन है क्या, ये देखेंगे। उससे पहले हम ये देखेंगे कॉलिजन का कितना टाइप का है, कॉलिजन है क्या, कॉलिजन में होता क्या है, वो सारे चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक कॉलिजन। तो पहला बात भाई, हम ये समझेंगे कॉलिजन है क्या, ध्यान से समझिएगा भाई। ये ना हमारा जो कॉलिजन है ये हमारा होता क्या एग्जैक्टली, ठीक है ना। ये जो हमारा कॉलिजन है ये होता क्या है, ये पहले हम ये समझेंगे। देखो भाई, जो एक्सीडेंट्स होता है वही कॉलिजन है। ये कॉलिजन हमारा हेड ऑन इलास्टिक, लाइक हेड ऑन और स्ट्रेट लाइन में हो सकता है। समझो आप ना एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो, एक ही रोड में जा रहे हो, आप आगे जा रहे हो, पीछे से कोई लाके ठोका वो ना। देखो कॉलिजन हम दो टाइप में पढ़ेंगे। एक है आपका हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन, बात समझो। हेड ऑन कॉलिजन, हेड ऑन कॉलिजन मतलब आपका कॉलिजन इन ए स्ट्रेट लाइन, हमेशा याद रखिए। आपको अगर दिया होगा हेड ऑन कॉलिजन तो आप समझेंगे ये कॉलिजन एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। और एक है हमारा ऑब्लिक कॉलिजन और एंगुलर कॉलिजन, कॉलिजन इन 2 डायमेंशन। तो दो चीजें हम पढ़ेंगे भाई। तो अभी जो आज जो हम कवर करेंगे हेड ऑन कॉलिजन, कॉलिजन इन स्ट्रेट लाइन। दिमाग में रखिए, हेड ऑन कॉलिजन का मतलब क्या है, कॉलिजन इन ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में होगा। समझ रहे ना मेरा बात। तो ये चीजें आप दिमाग में रखिए। हेड ऑन कॉलिजन का मतलब क्या है, कॉलिजन इन ए स्ट्रेट लाइन। आज हम देखेंगे हेड ऑन कॉलिजन, नेक्स्ट वीडियो में अपना रहेगा ऑब्लिक कॉलिजन और कॉलिजन इन 2 डायमेंशन, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं। तो ये जो कॉलिजन है ये ना भाई हम 3 टाइप का कॉलिजन पढ़ेंगे। बात समझो, हेड ऑन कॉलिजन में फिर से हम 3 टाइप का पढ़ेंगे। तो अभी जो हम पढ़ेंगे, बोल के मैं क्या बोला भाई, कि हमारा अभी पढ़ेंगे हेड ऑन कॉलिजन। हेड ऑन कॉलिजन क्या है, समझ आया ना भाई। हेड ऑन कॉलिजन मतलब कॉलिजन इन ए स्ट्रेट लाइन। ये हेड ऑन कॉलिजन हम 3 टाइप का पढ़ेंगे, कॉलिजन हम 3 टाइप का पढ़ेंगे। देखो पहला बात, हर एक कॉलिजन में आपका मोमेंटम कंजर्व होता है। कंजर्वेशन का मतलब समझते हो ना, कंजर्वेशन का मतलब है कॉलिजन से पहले जो था कॉलिजन के बाद भी वही होगा। दिमाग में रखिए, मैं क्या बोल रहा हूं, हर एक कॉलिजन में, हर एक कॉलिजन में, सभी कॉलिजन में, समझो मेरा बात, जितने भी दुनिया में टाइप ऑफ कॉलिजन है, सभी कॉलिजन में, सभी के सभी कॉलिजन में आपका मोमेंटम कंजर्व होता है। क्या कंजर्व होता है भाई, मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। समझ रहे हो मेरा बात, कंजर्व्ड होता है। क्या कंजर्व होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है। किसमें मोमेंटम कंजर्व होता है भाई, सभी कॉलिजन में मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। समझ रहे कि नहीं मेरा बात, हमेशा याद रखिए, सभी में मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। बात समझिएगा। कुछ ऐसे कॉलिजन हैं जहां पे मोमेंटम के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है। क्या कंजर्व होता है भाई, काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसा कॉलिजन जहां पे मोमेंटम के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होता है। कंजर्वेशन का मतलब समझे ना, कंजर्वेशन का मतलब ये है, जैसे कि मैंने बोला मोमेंटम कंजर्वेशन, तो कंजर्वेशन का मतलब ये है ना, बिफोर कॉलिजन जो होगा, बिफोर कॉलिजन सिस्टम का, भाई पूरा सिस्टम का बात मैं कर रहा हूं, मैं एक बॉडी का बात नहीं कर रहा हूं, सिस्टम। सोचो मैं जाके किसी ए को कोलाइड किया तो मेरा मोमेंटम प्लस उसका मोमेंटम, पूरा सिस्टम का, समझिए मेरा बात। अगर सोचो आपके पास जितना पैसा है, आपके दोस्त के पास भी पैसा है,
दोनों का पैसा मिला के कंजर्व होगा, मतलब दोनों का मिला के। भाई समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? आप अकेले का नहीं ले सकते। मैं ये बात कर रहा हूं, अगर मैं किसी को जाके कोलाइड किया तो मेरा मोमेंटम, उसका मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम कंजर्व होता है भाई, ठीक है ना। तो बिफोर कॉलिजन जो होगा आफ्टर कॉलिजन भी वही होगा। समझ पा रहे ना भाई मेरा बात? आफ्टर कॉलिजन भी वही होगा जो कंजर्व होगा। सोचो मेरा मोमेंटम कंजर्व है तो मैं क्या बोलूंगा? बिफोर कॉलिजन जो टोटल मोमेंटम होगा, आफ्टर कॉलिजन वही टोटल मोमेंटम होगा। समझ पा रहे ना मेरा बात? ये दिमाग में रखिएगा। तो मैं आपको क्या बोला? एक ऐसा कॉलिजन जहां पे मोमेंटम के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगा, उसी को बोलते हैं हम लोग इलास्टिक कॉलिजन। क्या बोलते हैं भाई हम लोग? इलास्टिक कॉलिजन। ध्यान से समझिएगा, मैं क्या बोला ना, इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन क्या है ना? ऐसा कॉलिजन जहां पे, ऐसा कॉलिजन जहां पे मोमेंटम भी कंजर्व होता है। मोमेंटम तो भाई सभी में कंजर्व होता है, दिमाग में रखो, मोमेंटम सभी में कंजर्व होता है। तो ऐसा कॉलिजन जहां पे मोमेंटम के साथ साथ, मोमेंटम के साथ साथ और क्या कंजर्व होता है? मोमेंटम तो कंजर्व होता ही होता है, और क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होता है। ये दोनों कंजर्व होता है। समझ रहे मेरा बात? बोथ कंजर्व। समझ रहे मेरा बात? बोथ कंजर्व। कहां पे? इलास्टिक कॉलिजन में। ठीक है मेरा बात? ठीक है ना? ऐसा बात समझो, मैं क्या बोला? मोमेंटम सभी में कंजर्व होता है। और एक कॉलिजन है इलास्टिक कॉलिजन। हो गया। इलास्टिक कॉलिजन का डेफिनेशन याद ना रहा भाई? इलास्टिक कॉलिजन क्या है? द कॉलिजन इन विच बोथ मोमेंटम एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा। फिर आएगा इन इलास्टिक कॉलिजन। क्या आ जाएगा भाई? इन इलास्टिक कॉलिजन। समझिएगा बात। इन इलास्टिक कॉलिजन। अब बात समझिएगा, इन इलास्टिक कॉलिजन क्या है भाई ना? इन इलास्टिक कॉलिजन क्या है ना? जो कॉलिजन में, इन इलास्टिक कॉलिजन क्या है? जो कॉलिजन में खाली मोमेंटम कंजर्व होगा एंड काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा। भाई समझ लो, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। जैसे इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है, इन इलास्टिक कॉलिजन में सिर्फ और सिर्फ क्या कंजर्व होगा भाई ना? सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम कंजर्व होगा। क्या कंजर्व नहीं होगा भाई? सर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। अगर कंजर्व नहीं होगा काइनेटिक एनर्जी, होगा क्या सर? लॉस होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा भाई? लॉस होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? लॉस होगा। काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा। तो यहां पे क्या होगा? क्या कंजर्व होगा? ओनली मोमेंटम कंजर्व होगा। ओनली मोमेंटम कंजर्व होगा। समझ रहे मेरा बात? यहां पे कंजर्व होगा एंड क्या लॉस होगा? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? कंजर्व नहीं होगा तो ना भाई लॉस होगा। मतलब आप ये नहीं बोल सकते इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, नहीं होगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम। अरे लॉस होगा मतलब समझते हो? लॉस होगा का मतलब है पहले ज्यादा था बाद में कम हो गया। लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस जो पढ़े थे हम लोग। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं भाई? तो क्या क्या याद रखें? इलास्टिक कॉलिजन क्या है ना? इलास्टिक कॉलिजन ऐसा कॉलिजन जहां पे मोमेंटम कंजर्व होता है एंड काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है। इन इलास्टिक कॉलिजन क्या है ना? जो कॉलिजन में आपका मोमेंटम तो कंजर्व होता है बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है सर? लॉस होता है। समझ रहे मेरा बात? ये हो गया आपका दो टाइप का कॉलिजन। और एक कॉलिजन है इनइलास्टिक का ही टाइप है, और एक है परफेक्टली इनइलास्टिक और कंप्लीटली इनइलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन, कंप्लीटली इनइलास्टिक कॉलिजन। देखो इलास्टिक कॉलिजन में आपने क्या पढ़ा? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा, मोमेंटम तो सभी में कंजर्व होगा। इनइलास्टिक में क्या पढ़ा?
सर काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा। कंप्लीटली इनइलास्टिक कॉलिजन क्या है ना, देखो सोचो मैं जाके किसी को टकराया, काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रहा है तो इनइलास्टिक है। तो ऐसा इनइलास्टिक कॉलिजन जो कॉलिजन के बाद समझो बात को, ऐसा इनइलास्टिक कॉलिजन जो कॉलिजन के बाद, कॉलिजन हो गया, कॉलिजन के बाद सोचो ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी, ये आके इसको कोलाइड किया, कॉलिजन के बाद क्या होगा, ये दोनों कोलाइड किए, कॉलिजन के बाद दोनों मिलके जाएंगे, समझ रहे हो, मिलके जाएंगे। तो ऐसा इनइलास्टिक कॉलिजन समझिए, दिमाग में रखिए, ऐसा इनइलास्टिक कॉलिजन जो कॉलिजन में आफ्टर द कॉलिजन के बाद दोनों बॉडी मिलके एक ही स्पीड में जाएंगे, एक ही वेलोसिटी में जाएंगे। तो आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे सर? ऐसा इनइलास्टिक कॉलिजन, इनइलास्टिक का मतलब क्या है समझे ना, इनइलास्टिक का मतलब है जिसमें मोमेंटम कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा, लॉस होगा। तो ऐसा इनइलास्टिक कॉलिजन जो इनइलास्टिक कॉलिजन में कॉलिजन के बाद दोनों बॉडी मिलके जाएंगे, दोनों बॉडी मिलके कैसे जाएंगे, एक ही वेलोसिटी में जाएंगे, दैट इज नोन एज कंप्लीटली इनइलास्टिक कॉलिजन और परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। एग्जाम्पल सोचो, एक जो ट्रेन का पटरी है वहां पे कार है, ट्रेन आया कार को लेके चला गया कार को, मतलब कार अभी ट्रेन के साथ चला गया एक ही वेलोसिटी में, दैट इज कंप्लीटली इनइलास्टिक कॉलिजन। तो कंप्लीटली इनइलास्टिक कॉलिजन क्या समझ आ रहा है भाई? कंप्लीटली और परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन क्या है? दैट टाइप ऑफ इनइलास्टिक कॉलिजन इन विच क्या होगा भाई, बोथ बॉडीज विल मूव टुगेदर आफ्टर द कॉलिजन विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी, विथ ए कॉमन वेलोसिटी। इतना आप याद रखिएगा। तो अभी हम यहां पे क्या करेंगे ना, देखो ये जो तीन हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा समझ आया ना? तो कंप्लीटली इनइलास्टिक में क्या होगा ना, द इनइलास्टिक कॉलिजन in which both bodies will move together, समझ रहे मेरा बात, together with a common velocity कब? आफ्टर द कॉलिजन। सुनो बात को, मतलब ऐसे होगा रे भाई, देखो ऐसे होगा। सोचो ये M1 है, ये U1 में आया, M2 को टकराया, M2 जा रहा था U2 में, कोलाइड हुआ, M1 आया M2 को कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद क्या होगा ना, अभी M1 एंड M2 एक बॉडी बन जाएगा एंड ये मिलके एक ही वेलोसिटी में जाएगा, समझ लो। ये कॉलिजन हो गया यहां पे। कॉलिजन होने के बाद ये दोनों बॉडी जो अलग अलग जा रहा था, अभी ये एक बन के एक ही वेलोसिटी में जाएगा। ये होता है आपका परफेक्टली और कंप्लीटली इनइलास्टिक कॉलिजन। हमेशा याद रखिए, इलास्टिक कॉलिजन में मोमेंटम कंजर्व होता है एंड काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है। इनइलास्टिक कॉलिजन में मोमेंटम कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है। कंप्लीटली इनइलास्टिक कॉलिजन में इनइलास्टिक कॉलिजन ही है ये, तो इसमें भी मोमेंटम कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है। बट कॉलिजन के बाद दोनों बॉडी मिलके जाता है एक ही वेलोसिटी में, मतलब ये दोनों का वेलोसिटी एक हो जाता है कॉलिजन के बाद। और एक पॉइंट याद रखिएगा, कंप्लीटली इनइलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लॉस होता है, समझ रहे मेरा बात? काइनेटिक एनर्जी इसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है। किसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है?
कंप्लीटली इनइलास्टिक कॉलिजन में। दिमाग में रहा कि नहीं भाई? इतना दिमाग में रख लीजिएगा। ये था आपका कॉलिजन का टाइप। अब हम पढ़ेंगे इलास्टिक कॉलिजन। बात समझिए ना, कॉलिजन का ये टाइप था, ये इतने टाइप के हम कॉलिजन हमारा सिलेबस में है। ठीक है, अभी तो हम थ्योरी पढ़ेंगे, इसके बाद आपको ट्रिक बताया जाएगा भाई, बहुत अच्छा अच्छा ट्रिक है। आप न्यूमेरिकल ऐसे चुटकी से बनाएंगे, ठीक है ना। बस ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, उस पर ध्यान देना चाहिए। क्या बोलो, उसको ध्यान देना है, उसको याद रख के रिवीजन करके याद रखने हैं, लिखने हैं भाई। आजकल बच्चे लिखते नहीं है, लिखना जरूरी है। लाइक ये जो कोविड हो गया ना, कोविड के बाद सारे थोड़ा लेजी लेजी हो गए हम लोग ना बस देख लेते, ये वीडियो देख ली, ये लेक्चर देख लिया ऑनलाइन, हमें लगता है कि हमें हो गया। नहीं भाई, इससे नोट बनाना पड़ेगा, इससे हमें रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार सारे क्वेश्चंस रिपीटेडली। समझ रहे मेरा बात? रिवीजन जो होगा रिपीटेशन होना चाहिए भाई। एक बार पढ़ के खत्म कर देने से नहीं होगा, नहीं लगना चाहिए कि हमारा हो गया। नहीं भाई, कुछ भी चीजें ऐसा नहीं है जो हमें हो गया बोल के लगना चाहिए। हर चीजें हमें बार बार पढ़ने हैं, सेम क्वेश्चंस बार बार बनाने हैं, उससे हमारा दिमाग तगड़ा हो जाएगा भाई। एंड कंसेप्ट हमें ऐसे याद रहेंगे, लाइक फाड़ के निकलेंगे। समझ रहे मेरा बात? दिमाग याद रखिएगा, दिमाग में ये सब रखिए कि मेरे को रिवीजन करना है। रिवीजन की है भाई, सक्सेस के लिए रिवीजन बहुत जरूरी है। तो ये था हमारा टाइप ऑफ कॉलिजन, ठीक है ना। इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है, इनइलास्टिक में क्या होता है, कंप्लीटली इनइलास्टिक में क्या होता है। ये नोट बनाइए, अच्छे से रिवीजन करिए। अभी हम देखेंगे हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन। अभी जो हमारा टॉपिक रहेगा हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन समझिएगा बात। मैं क्या बोला, हेड ऑन कॉलिजन का मतलब है भाई आपका कॉलिजन इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। बात समझो, हमने कॉलिजन का टाइप पढ़ लिया। अब हमारा टॉपिक रहेगा इलास्टिक कॉलिजन का हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन, मतलब इलास्टिक कॉलिजन इन ए स्ट्रेट लाइन। समझ रहे मेरा बात? इलास्टिक कॉलिजन इन ए स्ट्रेट लाइन। सुनो, एक चीज होता है हमारा, थोड़ा दिमाग में रखिए। जब भी एक बॉडी, ध्यान से समझिएगा, सोचो एक बॉडी ना जा रहा है ऐसे, सोचो भाई, थोड़ा सा एक दो डेफिनेशन है उसको समझ लीजिए थोड़ा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर हम जाएंगे हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन के ऊपर। एक बात समझ लीजिएगा पहले, सोचो एक स्ट्रेट लाइन में ना ये m1 जा रहा है u1 स्पीड में, एंड ये m2 जा रहा है u2 स्पीड में। कोलाइड हुआ, यहां पे ना आगे कोलाइड हुआ भाई, ठीक है। m1 आके m2 को कोलाइड किया, यहां पे आके कोलाइड किया, ठीक है। अब क्या हो गया, दोनों ना कोलाइड करने के बाद ये m1 है एंड ये m2 है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा भाई, ये ना मेरा m2 है। सोचो कॉलिजन के बाद क्या हो गया कि ये जो पार्टिकल है मेरा m1 है वो v1 वेलोसिटी में गया, एंड ये जो गया v2 वेलोसिटी में गया। थोड़ा दिमाग लगाइएगा भाई, ये क्या है, ये जो पोर्शन मैंने बनाया, ये जो मैंने बनाया बिफोर कॉलिजन है, ठीक है ना। ये मेरा बिफोर कॉलिजन है, ठीक है ना, बिफोर कॉलिजन है। ये जो है मेरा आफ्टर कॉलिजन है, ठीक है, आफ्टर कॉलिजन है। ये जो है मेरा ड्यूरिंग कॉलिजन है। अब ड्यूरिंग कॉलिजन का भी बात हम करेंगे, ठीक है, लास्ट को ड्यूरिंग कॉलिजन का भी बात हम करेंगे। अब समझिए, तुम मेरे को पहले बताओ कि ये कॉलिजन पॉसिबल कब है। ध्यान से समझिएगा, मैं जा रहा हूं किसी के पीछे, मेरे आगे और एक है, तो मैं क्या हो गया m1, मैं पीछे जा रहा था, मेरे आगे m2 जा रहा है, मैं जाके टकराऊंगा m2 को। कब टकराऊंगा, एक छोटा सा लॉजिक समझिए, मैं कब टकराऊंगा। अगर मेरा वेलोसिटी कम होगा, मैं कभी जाके उसको टकरा पाऊंगा कि कभी कोलाइड होगा कि कभी एक्सीडेंट होगा कि। एक्सीडेंट्स होते क्यों है भाई, कोई आगे आराम से जा रहा है, मौज मस्ती करके जा रहा है, ठीक है ना, आराम से मस्ती में जा रहा है, कोई आया बहुत स्पीड से ठोका, कोलाइड, बहुत स्पीड से। समझ पा रहे हो मेरा बात? मतलब ये है
अगर m1 जाके m2 को कोलाइड करेगा तो देयर मस्ट बी ए डिफरेंस इन द वेलोसिटी, देयर मस्ट बी ए डिफरेंस इन द स्पीड। किसका स्पीड ज्यादा होना चाहिए भाई? किसका स्पीड ज्यादा होने से जाके कोलाइड करेगा? जाहिर सा बात है सर, आप बोलोगे सर आप पूछ क्या रहे, जाहिर सा बात है m1 का स्पीड ज्यादा होगा, हाँ कि ना? समझ पा रहे हो भाई मेरा बात? किसका स्पीड ज्यादा होगा? m1 का स्पीड ज्यादा होगा, तभी ना जाके वो m2 को टकराएगा। चलो मान लिए m1 का स्पीड ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा? ज्यादा होगा बोले ना, कितना ज्यादा होगा? सर उसके पास जो है उसको माइनस कर दीजिए, कितना ज्यादा होगा पता चल जाएगा। समझिए मेरा बात, मैं बोल रहा हूं कि m1 का स्पीड ज्यादा होगा m2 से, तभी जाके कॉलिजन पॉसिबल है, कंडीशन ये है। तो कॉलिजन कब पॉसिबल है भाई ना? m1 का स्पीड u1 मस्ट बी ग्रेटर देन u2, तभी कॉलिजन पॉसिबल है। अब कितना ज्यादा है? कोई बोलने से तुम क्या बोलोगे सर? u1 माइनस u2 कर देंगे तो कितना ज्यादा है पता चल जाएगा, एंड उसको बोला जाता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या बोला जाता है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बात समझो, क्या बोलते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ पा रहे? मैं बोल रहा हूं m1 जाके m2 को टकराने के लिए कंडीशन क्या है? m1 का स्पीड u1 ज्यादा होना चाहिए m2 का स्पीड u2 से। कितना ज्यादा होना चाहिए? तो आपने बोला सर m1 का स्पीड माइनस m2 का स्पीड कर दीजिए, कितना ज्यादा होगा पता चल जाएगा। इतना क्या पूछ रहे हैं आप? मैंने करा, जो आया मैंने उसको एक नाम दे दिया। क्या नाम दिया? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। समझ पा रहे क्यों बोला गया अप्रोच? क्योंकि m1 m2 को अप्रोच कर रहा है, कोलाइड करेगा बोल के, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब कोलाइड हुआ, कोलाइड होने के बाद क्या होगा? यहां पे ना एक्शन रिएक्शन का काम करेगा भाई, यहां पे एक्शन रिएक्शन का काम करेगा, उसके ऊपर हम चर्चा बाद में करेंगे। कोलाइड होने के बाद m1 का क्या हो गया स्पीड? v1, m2 का क्या हो गया? v2। समझ रहे मेरा बात? तो यहां पे फिर से ये दोनों का वेलोसिटी का डिफरेंस निकालेंगे। तो हमने निकाला v2 माइनस v1, इसको नाम दिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन। समझ पा रहे मेरा बात? जैसे ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच था, ये क्या हो जाएगा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अभी v2 आगे जा रहा है, हमें लग रहा है, बाद में देखेंगे न्यूमेरिकल जब आएगा कंडीशन के साथ देखेंगे। अभी हमें क्या लग रहा है? m1 m2 को टकराने के बाद m2 आगे जाएगा, कितना स्पीड से आगे गया, कितना स्पीड से सेपरेट हुआ, इसीलिए उसको दैट v2 माइनस v1 इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्लियर ना भाई बात? ये दो टर्म पहले याद रखिए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब हमने क्या करा, ध्यान से समझिएगा। अब हमने ये रेशियो निकाला, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसका एक रेशियो निकाला भाई हमने, रेशियो निकाला। ये रेशियो ना हमारा एक कांस्टेंट आया, ये जो रेशियो आया ये हमारा एक कांस्टेंट आया। ध्यान से समझिएगा, ये कांस्टेंट आया, ये कांस्टेंट आया। ये कांस्टेंट को एक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जब हमने रेशियो निकाला, किसका रेशियो निकाला? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन मतलब फाइनल वाला, डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। जब हमने निकाला वो एक कांस्टेंट आया, उस कांस्टेंट को हमने एक स्पेसिफिक नाम दिया, एक स्पेसिफिक नाम दिया। क्या नाम दिया ना? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या नाम दिया हमने ना? इसका सिंबल हो गया E, ये जो कांस्टेंट है उसका सिंबल हो गया E, एंड उसका एक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया ना? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या नाम दिया गया? इसका सिंबल क्या है? E,
समझ लो मेरा बात। तो आपको कोई बोलेगा, डेफिनेशन आ जाएगा भाई, बोलेगा व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो आप क्या बोलोगे सर इट इज द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बहुत सिंपल है। किसका अप्रोच बाई सेपरेशन नहीं, सेपरेशन बाई अप्रोच। आफ्टर कॉलिजन सेपरेशन, बिफोर कॉलिजन अप्रोच। सो इट इज द रेशियो बिटवीन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कौन है ये रेशियो? ना कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। सिंबल क्या है इसका? ई। तो यहां पे वैल्यू मिलेगा आपको, क्या मिलेगा ना, ई बराबर V2 माइनस V1 सेपरेशन, V2 माइनस V1 अप्रोच U1 माइनस U2। ये मिलेगा आपको एक फॉर्मूला, इक्वेशन 1। ये फॉर्मूला आपका सभी कॉलिजन के लिए एप्लीकेबल है। इन स्ट्रेट लाइन, दिस इज फॉर स्ट्रेट लाइन, ये मैंने स्ट्रेट लाइन के लिए निकाला ई, ऑब्लिक कॉलिजन के लिए अलग से निकालेंगे भाई। दिमाग में रहा कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं? ये मैंने जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई निकाला, ये जो मैंने निकाला किसके लिए? स्ट्रेट लाइन में निकाला। तो ये आप स्ट्रेट लाइन हेड ऑन कॉलिजन का कोई भी कॉलिजन हो, इलास्टिक हो, इनइलास्टिक हो, परफेक्टली इनइलास्टिक हो, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको डेफिनेशन आया व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो आप क्या लिखेंगे? इट इज द रेशियो ऑफ relative velocity of separation to the relative velocity of approach। दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना भाई। अब आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, इसको नोट कर दीजिएगा भाई, इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, नोट भी बना दीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे हमारा नया टॉपिक, हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन, ठीक है ना भाई। अभी हम ये नया पढ़ेंगे, हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन। क्लियर है ना भाई? हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन देखिए, अच्छे से देखेंगे इसको। हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन है क्या, इसमें क्या क्या आता है, कितना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छे से देखिएगा, दिमाग में रखिएगा। सुनो, मैं क्या बोला, पहला बात, इलास्टिक कॉलिजन में क्या क्या होता है, पहला पॉइंट। इलास्टिक कॉलिजन में क्या क्या होता है, पहला पॉइंट। सोचो मेरा ना एक बॉडी है M1, ध्यान दिमाग रखिएगा। लेट ये U1 स्पीड में जा रहा है एंड M2 है, ये U2 स्पीड में जा रहा है। भाई ये स्ट्रेट लाइन में हेड ऑन बोला है, ऑब्लिक कॉलिजन नहीं है टोटली, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो ये ना भाई मेरा बिफोर कॉलिजन का कहानी है, ठीक है ना। ये कॉलिजन से पहले आराम से वो दोनों जा रहा था, कॉलिजन होने के बाद झगड़ा होगा नहीं होगा वो बाद में देखेंगे, ठीक है ना। तो अभी देखिए भाई, ये कॉलिजन जो M1 M2 ना बिफोर कॉलिजन, ये U1 में ये U2 में स्पीड में आ रहा है। एंड ये जो U1 U2 है ना जस्ट बिफोर कॉलिजन, कितना स्पीड में आ रहा था वो कहानी नहीं है, कितना स्पीड से आके टकराया। मतलब जब टकराया तब M1 का स्पीड था U1, जब टकराया तब M2 का स्पीड था U2। अब बिफोर कॉलिजन लाइक आफ्टर कॉलिजन क्या हो जाएगा भाई, आफ्टर कॉलिजन क्या हो जाएगा, आफ्टर कॉलिजन लेट M1 जा रहा है V1 स्पीड में एंड M2 जा रहा है V2 स्पीड में। तो मैं क्या बोलूंगा, U1 U2 क्या है, U1 U2 क्या है, बात समझिएगा। U1 U2 क्या है, नोट बनाइए। U1 U2 क्या है, द वेलोसिटीज ऑफ द बॉडी M1 एंड M2 जस्ट बिफोर कॉलिजन। V1 V2 क्या है, द वेलोसिटी ऑफ द मास M1 एंड M2 जस्ट आफ्टर कॉलिजन। तो अगर आपको बोलेगा कॉलिजन के बाद वेलोसिटी निकालिए, आप V1 V2 निकालेंगे। कॉलिजन से पहले वेलोसिटी निकालिए, U1 U2 निकालेंगे। दिमाग में रखिए। अब आके M1 टकराया M2 को, कैसा कॉलिजन हुआ, इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन में होता क्या है हमारा, दिमाग लगाएंगे, याद करेंगे। इलास्टिक कॉलिजन में होता क्या, मैं आपको क्या बोला था, इलास्टिक कॉलिजन में क्या क्या कंजर्व होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है, और क्या कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है, ये हमें याद है। तो इलास्टिक कॉलिजन में इन एन इलास्टिक कॉलिजन
इलास्टिक कॉलिजन क्या कंजर्व होता है? पहला बात, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कंजर्व होता है। मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कंजर्व होता है, हाँ जी ना, कंजर्व होता है। और क्या कंजर्व होता है? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम भी कंजर्व होता है। सिस्टम भी कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होता है। क्लियर है बात? देन और क्या होता है? जीरो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व का मतलब जीरो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? यहां पे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा भाई, दिमाग रखें। अरे कंजर्व हो रहा है मतलब जीरो ही है ना, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जीरो है। ऐसा रीजन आ जाएगा, पकड़िएगा। छोटे छोटे चीजें हमारा दिमाग में नहीं आता बोल के मैंने थर्ड लाइन लिखवाया और कुछ नहीं। क्लियर है मेरा बात? एंड ये इलास्टिक कॉलिजन में सारे के सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस काम करते हैं, समझ रहे हो? कंजर्वेटिव फोर्सेस काम करते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या है वो मैंने और एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या फोर्स काम करता है? कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है ना। तो ऑल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। ऑल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव इन नेचर। समझ पा रहे हो भाई मेरा बात? ये होता है इलास्टिक कॉलिजन का कंडीशंस। क्लियर है मेरा बात? अब आते हैं हम लोग, इसमें हमारे डेरिवेशन है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो अभी हम एक एक करके इसमें से लिखेंगे। तो बात समझिएगा, इसको लिख दिए ना भाई, इसको लिख दीजिएगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख दीजिएगा अच्छे से। तो तो हमने पहले क्या लिखा? मोमेंटम कंजर्व होता है। तो मोमेंटम कंजर्व होता है का मतलब क्या है ना? पहला बात, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन जो होगा, टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन भी वही होगा। मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन भी वही होगा। समझ पा रहे हो भाई मेरा बात? तो यहां पे क्या हो जाएगा ना, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। पहला बात, पहला इक्वेशन याद रखिएगा, पहला इक्वेशन बहुत काम का है। मोमेंटम हर जगह पे कंजर्व होता है। समझ पा रहे हो भाई मेरा बात? कंजर्वेशन का मतलब समझिए, इसका m1u1 मोमेंटम, इसका m2u2। तो बिफोर कॉलिजन ये मोमेंटम है, आफ्टर कॉलिजन ये मोमेंटम है, कंजर्व हुआ। वैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv स्क्वायर। तो बिफोर कॉलिजन क्या हो जाएगा ना, हाफ m1u1 स्क्वायर हाफ m2u2 स्क्वायर। देखो इधर इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा भाई? हाफ m1u1 स्क्वायर, इसका होगा हाफ m2u2 स्क्वायर। तो ये बिफोर कॉलिजन हो गया। आफ्टर कॉलिजन क्या हो जाएगा? हाफ m1v1 स्क्वायर हाफ m2v2 स्क्वायर। ऐड कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन। तो ये हो जाएगा हाफ m1v1 स्क्वायर हाफ m2v2 स्क्वायर, इक्वेशन 2। देखो अच्छे से, यहां पे आपको आप ना क्या करो, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 देख रहे हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है भाई। देखो इक्वेशन 1 जो है उसका m1 वाले पार्ट को एक साइड कर दो, ठीक है। m1 जो है ना उसको एक साइड कर दीजिए, m1 जो है उसको एक साइड कर दो। तो ये तो है ही भाई इधर, तो मैं ये वाले पार्ट को इधर ले लूंगा एंड ये वाले पार्ट को मैं इधर ले लूंगा। तो ये क्या आ जाएगा ना, m1u1 माइनस m1v1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? देखिए हाँ, m2v2 माइनस m2
u2। तो यहां से m1 कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा u1 माइनस v1 इक्वल्स टू, फिर से m2 कॉमन ले लीजिए यहां पे, तो m2 ले लेने से रहेगा v2 माइनस u2। सारा चीजें लिखेंगे भाई अच्छे से, कुछ भी स्किप नहीं करेंगे, चीटिंग नहीं करेंगे। तो ये बन गया मेरा इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 में देखिए हाफ है, इधर से हाफ कॉमन ले लेंगे, इधर से हाफ कॉमन लेंगे, कट जाएगा। तो इक्वेशन 2 से क्या बनेगा मेरा ना, इक्वेशन 2 से क्या बनेगा देखो, सेम m1 u1 स्क्वायर है, देखो मैं हाफ तो काट दिया ना भाई, हाफ काट दिया, तो इसके जगह पे मैं इसको ला के माइनस करूंगा, माइनस m1 v1 स्क्वायर इक्वल्स टू m2 v2 स्क्वायर माइनस माइनस m2 u2 स्क्वायर। समझ पाए भाई, जैसे यहाँ पे m1 वाले को एक साइड किया था, m2 वाले को एक साइड किया था, यहाँ पे भी सही नहीं किया, बस हाफ काट दिया। क्लियर ना भाई मेरा बात। अब इसमें सही से फिर से m1 कॉमन ले लीजिए, तो m1 कॉमन ले लेने से क्या आ जाएगा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल्स टू m2 कॉमन लेने से v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ये इक्वेशन 4। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे। डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 4। क्लियर ना भाई मेरा बात। आप किसी को भी किसी से डिवाइड कर सकते हैं, 4/3 कर सकते हैं, 3/4 कर सकते हैं। तो यहां पे इक्वेशन 4 क्या है हमारा ना, m1 इंटू v1 स्क्वायर, सॉरी m1 इंटू u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल्स टू m2 इंटू v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। आप किसी को भी किसी से डिवाइड कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कर देने से हम यहां पे ऐसे लिख देंगे, दिस बाई ये वाला क्या हो जाएगा मेरा ना, m1 इंटू u1 माइनस v1 इक्वल्स टू m2 इंटू v2 माइनस u2। देखो मैंने दोनों का लेफ्ट साइड को डिवाइड करा, दोनों का राइट साइड को डिवाइड करा, मैंने कुछ नहीं किया भाई। देखो सिंपल सा है चीजें, देख लो एक बार, देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, लिख लो, अच्छे से लिखना है भाई। ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपका 11th का फाइनल एग्जाम में, एंड इसका फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूमेरिकल करने के लिए तो हाला हम अलग से ट्रिक यूज करेंगे, तो इसको बस समझिए, 11th एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है ये, ठीक है ना। अब आ गया ये बात, अब आते हैं हम डिवाइड करें, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डालेंगे ना भाई, तो ये m1 कट जाएगा, m2 भी कट जाएगा, तो यहां पे u1 प्लस v1, u1 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस v1 बराबर v2 प्लस u2, v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाय v2 माइनस u2। तो ये फिर से कटेगा, क्या कट रहा है भाई यहाँ पे, ये वाला पार्ट कट जाएगा, ये वाला पार्ट कट जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा ना, u1 प्लस v1 इक्वल्स टू v2 प्लस u2। ये मेरा इक्वेशन बन जाएगा 5। मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकता हूं, थोड़ा देख लीजिए अच्छे से, मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दूंगा। क्या करूंगा ना, u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस v1 इक्वेशन 6। देखो इधर आया ना मेरा ये, तुम्हें क्वेश्चन आएगा, प्रूव दैट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इन हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। क्वेश्चन आएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आएगा, प्रूव दैट relative velocity of approach is equals to relative velocity of separation in a head on elastic collision। देखो हो गया, u1 माइनस u2 क्या था हमारा, याद करिए, u1 माइनस u2 क्या था, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, याद करिए। v2 माइनस v1 क्या था, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो प्रूफ हो गया ना भाई, प्रूफ हो गया ना, है कि ना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, प्रूफ हो गया।
एक फॉर्मूला था, याद करिए, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या था, V2 माइनस V1 बाई U1 माइनस U2 था कि नहीं ये वैल्यू। अब यहां पे बताइए इक्वेशन 6 से, फ्रॉम इक्वेशन 6 ये 6 किसके लिए यूज होगा, हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन इन स्ट्रेट लाइन में, बार बार बोल रहा हूं भूलना मत भाई। हाँ बताइए ये यहां पे क्या हो जाएगा, देखो V2 माइनस V1 इधर है ना, इसको आप क्या करो उधर ले लो, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, U1 माइनस U2 बराबर क्या रहेगा 1, बराबर क्या होता है सेपरेशन बाई अप्रोच क्या होता है E। तो इलास्टिक कॉलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना, यूनिटी 1 होता है। इसका मतलब फॉर इलास्टिक कॉलिजन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होता है, रेस्टिट्यूशन इज यूनिटी, कितना होता है, यूनिटी मतलब 1 होता है। ये प्रूफ है, देख लो अच्छे से एक बार देख लेंगे, अच्छे से पूरे स्टार्टिंग से देख लो एक बार मैंने क्या करा, ठीक है ना, देख लो। तो इलास्टिक कॉलिजन में होता क्या है मैंने लिखवाया, वही चीजें फिर हमने मोमेंटम कंजर्व करा, मोमेंटम कंजर्व करके काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करा, मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन 1 है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन 2 है, फिर इक्वेशन 1 से हमने इक्वेशन 3 बनाया, इक्वेशन 2 से हमने इक्वेशन 4 बनाया, फिर इक्वेशन 4 बाई इक्वेशन 3 कर दिया, ठीक है, इक्वेशन ये 4 बाई 3 कर दिया, ठीक है ना, करा तो हमारा ये इक्वेशन 6 आया, जो कि बोल रहा है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन फॉर इलास्टिक कॉलिजन, याद रखेंगे। अब ये क्वेश्चन आएगा भाई, ये हमारा क्वेश्चन एक आएगा, इसके बाद और एक क्वेश्चन आएगा, बोलेगा फाइनल वेलोसिटीज लाइए, आफ्टर द कॉलिजन फाइनल वेलोसिटीज लाइए, क्लियर है बात, V1 V2 का वैल्यू लाइए, बोलेगा V1 एंड V2 का वैल्यू लाइए, वैल्यू ऑफ V1 and V2 that is velocities of the particles after the collision के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी लाइए बोल के बोलेगा, लाइए। हमें इक्वेशन 1 पता है, इक्वेशन 1 हमारा क्या था, मोमेंटम कंजर्वेशन m1u1 प्लस m2u2 m1v1 प्लस m2v2, ये मेरा इक्वेशन 1 था। इक्वेशन 6 क्या था ना, u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस v1, ये इक्वेशन 6 था। ये दोनों को याद रखिए, देखो ये इक्वेशन 6 था, u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस v1, इक्वेशन 6 था, ठीक है, क्लियर ना भाई मेरा बात। निकालेंगे कैसे v1 v2, आप मेरे को बताओ आप किसका वैल्यू, देखो अरे m1 m2 u1 u2 पता है रे, आपको जो v1 v2 लाना होगा, आपको v1 v2 m1 m2 u1 u2 इसमें इस टर्म में लाने हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ v1 लाएंगे, देखो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, v1 v2 लाएंगे, आप पहले क्या लाना चाहते हो, लेट हम पहले v1 लाएंगे, v1 लाएंगे, v1 लाने के लिए आप बताइए v2 को हटाना पड़ेगा, v2 को वेनिश करना पड़ेगा, v2 हटेगा तभी ना भाई v1 आएगा। अब v1 कैसे v2 के टर्म में लाएंगे, नहीं ला सकते। जब v1 लाएंगे हमें v2 को हटाना पड़ेगा, जब v2 लाएंगे v1 को हटाना पड़ेगा। तो ऐसे में हमने क्या करा, ये बात समझो, मैं क्या करूंगा, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से समझिए। ये जो इक्वेशन 6 है, आप जिसका वैल्यू लाना चाहते हो, लेट अभी मैं v1 का वैल्यू लाना चाहता हूं, तो मैं v2 को वेनिश करूंगा, कहां से वेनिश करूंगा, इक्वेशन 1 से। तो मैं क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 6, ध्यान से समझो, फ्रॉम इक्वेशन 6 v2 लाया, v2 कितना होगा, देखो v2 कितना होगा, ये v1 इधर आ जाएगा, तो u1 माइनस u2
प्लस V1। ये जो V2 आया मैं इसको लेके डालूंगा इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में डालने से ये देखो V2 के जगह पे डाल देने से और इक्वेशन 1 में V2 नहीं रहेगा तो V1 अपने आप आ जाएगा। समझे ना मेरा बात? तो मैं क्या करूंगा, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो क्या आ जाएगा ना, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। तो m2 v2 के जगह पे ये वैल्यू, तो u1 माइनस u2 प्लस v1 डाल दिया। अब क्या करेंगे, समझे ना भाई मेरा बात? वैसे ही जब आपको v2, अभी मैं v1 ला रहा हूं, जब आपको v2 चाहिए होगा आप क्या करेंगे, इक्वेशन 6 से v1 लाएंगे। जैसे मैं इक्वेशन 6 से v2 लाके v2 के जगह पे डाला, जब आपको v2 चाहिए होगा आप इक्वेशन 6 से v1 निकालेंगे, v1 निकाल के इक्वेशन 1 में डाल देंगे, v2 अपने आप आ जाएगा सॉल्व करने से। अब देखिए मैं v1 लाऊंगा, आप v2 लाएंगे, ठीक है? v2 लाके आप मेरे को कमेंट में बताएंगे कितना आया। अब क्या हो जाएगा बताइए ना, m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस, ये मल्टीप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूट होगा, m2u1 माइनस m2u2 प्लस m2v1। तो ये अभी हम क्या v1 निकालेंगे ना भाई, v1 निकालेंगे तो v1 को एक साइड कर देते हैं, v1 को एक साइड कर देते हैं, v1 को एक साइड कर देंगे, ठीक है ना? चलिए यहां पे v1 है, यहां पे v1 है, एक साइड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये क्या है देखिए, m1u1 प्लस m2u2। देखो ये दोनों को एक साइड रखेंगे, इसको उधर ले लेंगे, इसको भी उधर ले लेंगे। तो ये देखिए माइनस है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। हाँ देखो यहां पे ऑलरेडी m2u2 था, ये m2u2 इधर आया फिर से प्लस हुआ, ये m2u1 इधर आएगा माइनस होगा, माइनस m2u1 इक्वल्स टू m1v1 m2v1, v1 कॉमन ले लेंगे, रहेगा m1 प्लस m2। अब क्या हो जाएगा देखो, m2u2 2m2u2 हो जाएगा, हाँ 2m2u2 प्लस, यहां से देखो u1 कॉमन आएगा, यहां से u1 कॉमन आएगा, तो क्या हो जाएगा ना, m1 माइनस m2 इंटू u1 बराबर v1 इंटू m1 प्लस m2। तो क्या लिख देंगे, v1 इक्वल्स टू गया, ये m1 प्लस m2 डिवाइड होगा, हाँ कि ना भाई? देखो ये v1 जब निकालेंगे ये वाला पार्ट आके इसके नीचे डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा 2m2u2 प्लस m1 माइनस m2 इंटू u1। ये आ गया आपका v1। v2 लाएंगे, v2 भी लाना इजी है भाई, कुछ टेंशन मत लो, v2 लाना इजी है। जैसे v1 आया, v1 कैसे लाए, इक्वेशन 6 से v2 लाए, v2 का वैल्यू इक्वेशन 1 में डाले, v1 आया। जब आपको v2 लाना होगा आप क्या करेंगे, जब v2 लाना होगा आप क्या करेंगे, जब v2 लाना होगा इक्वेशन 6 से v1 लाएंगे, उसका वैल्यू डालेंगे इक्वेशन 1 में, तो v2 आएगा। क्लियर है बात? अभी हम v1 को थोड़ा सिंपली लिखते हैं, ठीक है ना? v1 को क्या लिखेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं ना, v1 इक्वल्स टू 2m2u2 बाई m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2 इंटू u1 बाई m1 प्लस m2। ये आपका इक्वेशन 7। कैसे याद रखेंगे, v2 कितना आएगा, आप v2 निकालेंगे, v2 निकाल के आप मेरे को कमेंट में बताएंगे कितना आया कि नहीं बताएंगे, ठीक है ना? v2 कितना आएगा मैं बता दे रहा हूं, कैसे याद रखोगे, सुनो, नीचे m1 प्लस m2 कर देना, नीचे m1 प्लस m2 कर देना, बार बार मैं बोल रहा हूं नीचे m1 प्लस m2 कर देना,
कर दिया, इसमें भी होगा इसमें भी होगा। जब आप V1 निकालोगे 2m2u2, जब आप V2 निकालोगे V1 में 2m2u2, V2 में क्या होगा 2m1u1, 2m1u1। जब आप V1 निकालोगे m1 माइनस m2, जब आप V2 निकालोगे m2 माइनस m1, V1 में m1 माइनस m2 u1, V2 में m2 माइनस m1, V1 में u1, V2 में u2। याद रहा रे भाई ट्रिक, याद रहा ट्रिक। ये सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक कोलिजन के लिए लेंगे, ये फॉर्मूला आप सभी के लिए नहीं लेंगे। जब हम आगे पढ़ेंगे इन इलास्टिक कोलिजन उसके लिए अलग आएगा, जनरल इक्वेशन अलग आएगा सभी कोलिजन के लिए। तो ये जो दो इक्वेशन है फाइनल वेलोसिटी किसके लिए है, m1 का m2 का फाइनल वेलोसिटी फॉर हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, फॉर हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, याद रखिएगा। फॉर्मूला याद रहा, जब V1 निकालेंगे 2m2u2 by m1 plus m2 प्लस V1 में m1 माइनस m2 इंटू u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। वैसे V2 में क्या होगा 2m1u1, m1 प्लस m2 तो डिवाइड होगा ही होगा। जब V2 होगा m2 माइनस m1 इंटू u2, V1 में m1 माइनस m2 इंटू u1, याद रखिएगा। ये आपका 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा सीबीएसई में, ठीक है। इसको थोड़ा देख लीजिए, पूरा आएगा। पहले तो बोलेगा प्रूफ करिए कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वंस ऑफ प्रूफ करने के बाद बोलेगा आप ये फाइनल वेलोसिटीज लाइए, फाइनल वेलोसिटीज अप्लाइड, ये फाइनल वेलोसिटीज लाइए, ठीक है, वैल्यू ऑफ v1 और v2 लाइए बोल के बोलेगा। मैं आपको ये स्क्रीनशॉट लेके मैं इसको पोस्ट भी कर दूंगा, ठीक है ना। आप यूट्यूब पे ही मिल जाएगा आपको पोस्ट में, तो वहां पे आप मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो ये चीजें हो गया आपका v1 v2 एंड पूरा इलास्टिक हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। एक बार देख लीजिए क्या क्या किया गया हमारा, एक बार अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, देख लीजिए हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। इसमें फिर स्पेशल केसेस आएंगे, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे अभी, ठीक है। स्पेशल केसेस भी आएंगे। देखो ये क्या क्या बोला गया, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में, इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी लॉस 0 होगा, ऑल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। आपको ऐसा सब्डिविजन भी आ सकता है इसको लेके। तो यहाँ पे हमने मोमेंटम कंजर्व करके इक्वेशन 1 लाया, इक्वेशन 2 लाया काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करके, फिर इक्वेशन 1 से हमने इक्वेशन 3 बनाया, इक्वेशन 2 से 4 बनाया, इक्वेशन 4/3 किया, तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मिला। देखो ये मिला, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होता है इलास्टिक कोलिजन में, यूनिटी होता है, यूनिटी 1 होता है, हाँ कि ना। देन वैल्यू ऑफ v1 v2, वैल्यू ऑफ v1 v2 कैसे लाए ना, इक्वेशन 6 से v2 लाएंगे, इक्वेशन 1 में डालेंगे तो v1 आएगा, इक्वेशन 6 से v1 लाके इक्वेशन 1 में डालने से v2 आएगा। एंड v1 v2 का वैल्यू कैसे याद रखेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया, वो भी मैंने आपको बता दिया। फिर आएगा स्पेशल केसेस, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन का ही स्पेशल केसेस, इसको लेके हम बनाएंगे। देखो बहुत अच्छा सा केस है स्पेशल केसेस, ठीक है। देखो फॉर्मूला तो हमें याद है, हम इसको याद करेंगे। तो हम पहले देखो फॉर्मूला क्या है हमारा, v1 v2 को हम फिर से लिख देते हैं। v1 क्या है हमारा बताइए, 2m2u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। जब v1 निकालेंगे m1 माइनस m2 करेंगे, इंटू u1 करेंगे, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये था इक्वेशन 7। जब v2 निकालेंगे 2m1u1 बाई m1 प्लस m2 करेंगे। जब v2 होगा m2 माइनस m1 इंटू u2 होगा, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होगा। अब आएगा स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में आएगा केस 1। क्या होगा केस 1, देखो सोचो, देखो
m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m होगा। लेट जो कॉलिजन होता है ना हमारा, सोचो m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m होगा, ठीक है ना, m होगा। तब हमारा क्या होगा ना भाई, यहां पे जो हमारा m1 होगा वो तो u1 में जा रहा था, जो m2 था वो भी हमारा u2 में जा रहा था। अब क्या होगा, v1 लाते हैं, v1 लाते हैं तो v1 मतलब ये जहां पे m होगा वहां पे m डाल देंगे ना, m1 m2 सभी में m डाल देंगे क्योंकि इक्वल मास बोल के दिया है। तो डालने से क्या हो जाएगा, 2m u2 by 2m प्लस m माइनस m 0 u1 by 2m। तो v1 कितना आ जाएगा, 2m कटा u2 आएगा। वैसे ही हमने v2 निकालेंगे, v2 निकालेंगे क्या आ जाएगा, 2m u1 by 2m प्लस 0 इंटू u2 0 इंटू u2 by 2m। तो v2 कितना आ गया, u1। तो क्या आ जाएगा बताइए, तो m1 का स्पीड क्या हो जाएगा कॉलिजन के बाद ना, v1 इक्वल्स टू हो जाएगा u2 एंड m2 का क्या हो जाएगा ना, v2 इक्वल्स टू u1। मतलब क्या समझे, m1 का वेलोसिटी ले लिया कौन, m2 ले लिया, m2 का वेलोसिटी कौन ले लिया, m1 ले लिया। जब इक्वल मास वाला इलास्टिक कॉलिजन होगा, सोचो मेरा मास 70 केजी है, 70 केजी है, मैं जाके किसी को कोलाइड करूंगा 70 केजी वाले को, इलास्टिक कॉलिजन होगा तो मेरा वेलोसिटी वो ले लेगा, उसका वेलोसिटी मैं ले लूंगा। सोचो मैं जा रहा था, बात समझो, मेरा 70 केजी है, मेरा दोस्त का भी 70 केजी है, मैं गया 20 मीटर पर सेकेंड में, वो वहां पे रेस्ट में था, जीरो में था, तो मैं उसको जब इलास्टिक कॉलिजन करूंगा वो चला जाएगा 20 में, मैं आ जाऊंगा रेस्ट में। जो हमारा लाइक बिलियर्ड्स में होता है, जो स्नूकर होता है, 8 बॉल्स में होता है, वही कहानी है भाई। तो अगर एक जाके टकराएगा इलास्टिकली, वो वहां पे रुक जाएगा, वो जो दूसरा होगा जिसको स्ट्राइक करेगा वो चला जाएगा। ये होता है हमारा केस 1। तो अगर इक्वल मास होगा, इलास्टिक कॉलिजन होगा, सो दे विल एक्सचेंज द वेलोसिटीज, याद रखिएगा। क्लियर है ना बात। दूसरा केस, केस 2, ठीक है ना। तो ये केस 1 है भाई, केस 2 को हम यहां पे कर लेंगे, ठीक है ना। तो केस 2, ठीक है, लिख देंगे, ये इसको लिख दीजिए भाई, लिख दीजिए इसको, ठीक है ना। देन देखो केस 2 करेंगे, केस 2 में क्या होगा, देखो केस 2 में क्या होगा ना, सोचो m1 का मास बहुत ज्यादा होगा m2 से। फॉर एग्जाम्पल m1 ट्रेन है, m2 कार है। ट्रेन आया, कार को इलास्टिक कॉलिजन किया, धक्का मारा, तो अभी क्या होगा वो कहानी देखेंगे। सुनो, अब कार का मास ट्रेन के मास के हिसाब से बहुत कम है कि नहीं भाई, तो जिसका मास, बात समझो, m1 ज्यादा है, जो कम है उसको 0 ले लो, जो कम है ना उसको नेग्लिजिबल लो, नेग्लिजिबल मतलब 0 कर दो। अब बताओ m2 नेग्लिजिबल है तो v1 क्या हो जाएगा, 2m2u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, बात समझो, प्लस v1 है तो m1 माइनस m2 इंटू u1 करेंगे बाई m1 प्लस m2। अब यहां पे क्या कहानी हो जाएगा भाई ना, जब v1 निकालोगे आप किसको नेग्लेक्ट करोगे, m2 को 0 कर दोगे तो यहां पे 0 है ना, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस ये 0 हो जाएगा, तो m1 ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो m1 u1 बाई m1, तो m1 m1 कटेगा, तो v1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, u1। मतलब जो ज्यादा मास है ना उसका स्पीड चेंज नहीं होता। ट्रेन आया, कार को धक्का दिया, ट्रेन का स्पीड चेंज होगा कि किसका स्पीड चेंज होगा, कार का। कार का मास कम है, जिसका मास कम है उसका स्पीड चेंज होता है। ट्रेन आ रहा था, सोचो मैं वहां पे खड़ा हूं, ले लिया मेरे को, जो मेरा कार होगा वो कितना स्पीड में जाएगा, मेरा स्पीड चेंज हो जाएगा, ट्रेन का स्पीड चेंज नहीं होगा। अब मेरा स्पीड निकालते हैं, ठीक है, मैं कार लेके खड़ा था, मेरा स्पीड निकालते हैं, ठीक है।
तो बताइए V2 क्या हो जाएगा? V2 का फॉर्मूला 2m1u1 बाई m1 प्लस m2 प्लस V2 है तो m2 माइनस m1 इंटू u2। में आपको ट्रिक बता दिया भाई, याद रखिएगा m1 प्लस m2 क्या जीरो होगा नेग्लिजिबल? m2 जीरो होगा, m2 जीरो होगा तो V2 क्या हो जाएगा बताइए ना 2m1u1 बाई m1 प्लस माइनस m1u2 बाई m1। तो m1 कटेगा भाई, m1 कटेगा तो रहा कितना ना V2 इक्वल्स टू 2u1 माइनस u2। इतना स्पीड से जाएगा कौन? मेरा कार। तो ट्रेन जितना था उतना स्पीड में जाएगा, बट जो कार का स्पीड है वो 2u1 माइनस u2 हो जाएगा। समझ रहे बात को? ऐसे ही आप तीसरा केस करेंगे। तीसरा केस क्या करेंगे आप ना? केस 3 आप खुद करेंगे, केस 3 आप खुद करेंगे, मेरे को कमेंट में बताएंगे V1 V2 क्या ना। M2 जब ग्रेटर होगा M1 से तब V1 क्या होगा, V2 क्या होगा। ठीक है ना? मतलब अभी जो हमने किया वो क्या किया? ट्रेन आके कार को धक्का दिया। सोचो कार आके ट्रेन को धक्का देता तो क्या होता? मतलब M2 ज्यादा होता है M1 से, समझ रहे हो? M2 बहुत ज्यादा है। सोचो ट्रेन आगे जा रहा है, कार आके ट्रेन को धक्का दिया, तब क्या होता वो आप बनाएंगे। क्लियर है मेरा बात? तो इसका V1 V2 लाके मुझे बताएंगे केस 3 का। केस 2 समझे ना? केस 2 में क्या समझे? सुनो हमेशा याद रखो, इलास्टिक कोलिजन में जिसका स्पीड ज्यादा होता है, जिसका मास ज्यादा होता है उसका स्पीड चेंज नहीं होता। जिसका मास ज्यादा उसका स्पीड चेंज नहीं होगा, जिसका मास कम उसका स्पीड चेंज होगा। याद रखिए, अगर मास इक्वल होगा तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा। यहां पे वही आएगा, m2 का ज्यादा मास है तो m2 का स्पीड चेंज नहीं होगा, m1 का चेंज होगा। कितना चेंज होगा आप मेरे को बताएंगे। ठीक है ना? इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप अच्छे से पढ़िए। इस पूरा जो आपने कॉलिजन पढ़ा, कॉलिजन का टाइप पढ़ा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का डेफिनेशन पढ़ा, हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन का पूरा डेरिवेशन करा, ठीक है, प्रूफ करा। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है। देन आपका ये सारा स्पेशल केसेस, V1 V2 का वैल्यू कैसे याद रखेंगे, एवरीथिंग आप रिवीजन करिए। रिवीजन करके अच्छे से लिखिए एक बार बिना देख के, फिर कॉन्फिडेंट लाइए। वंस आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, फिर धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसका न्यूमेरिकल करने के लिए अलग से उसका ट्रिक है, आपको ये सभी V1 V2 याद रखने की जरूरत नहीं है, अलग से ट्रिक है, वो हम बताएंगे, इसे करेंगे। तो होपफुली आपको ये सेशन मजा आया एंड इसको आप और अच्छे से पढ़िए। जब मार्क आएगा और भी खुशी लगेगा, लाइक इनफेक्ट बहुत ज्यादा खुश होंगे पेरेंट्स एंड आप दोनों मिलके बहुत खुश होंगे। नहीं तो धुलाई होगा भाई, ठीक है? सब भास जाएंगे, पेरेंट्स भासेंगे, तुम भासोगे, मैं भी भासूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड होपफुली आप अच्छे से रिवाइज करिए भाई। टाइम दीजिए, टाइम ही देना बहुत जरूरी है। सेम चीज रिपीट करिए प्लीज। हाँ, हर चीज को बार बार बनाइए। एक ही चीज को बार बार पढ़ेंगे तो वो दिमाग में बैठेगा। ठीक है ना? थोड़ा पेशेंस रखिए, पेशेंस बहुत जरूरी है। बिना पेशेंस का कैसे होगा भाई? पेशेंस नहीं होने से कुछ भी नहीं बनता है यार, पेशेंस होना पड़ेगा। देखो, पेशेंस नहीं होने से कोई भी काम नहीं बनता। थोड़ा पेशेंस रखिए, बिलीव इन द प्रोसेस, प्रोसेस पे बिलीव करिए। आप जो कर रहे हो उसको पे लाइक क्या बोलते हैं, थोड़ा डेडिकेशन रखिए, भरोसा रखिए कि हाँ मैं सही कर रहा हूं एंड सही करिए। आप गलत कर करके भरोसा रखने से नहीं होगा ना, सही लाइक जो कर रहे हो उस पर डेडिकेशन करके बिलीव रखिए, प्रोसेस पे बिलीव करिए। आज मार्क नहीं आया, कल नहीं आया, बट आएगा। ठीक है? बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा अगर आप सही जा रहे हैं तो। ठीक है? पक्का आएगा, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। ठीक है? एंड जो पेरेंट्स बोल रहे हैं बोलेंगे यार ज्यादा भरोसा है, लाइक एक्सपेक्टेशन ज्यादा कर रहे हैं आप लोगों से। ठीक है ना? तो थोड़ा पेशेंस रखिए, पेशेंस बहुत जरूरी है हर चीजों में। प्लीज आप इसी में भी पेशेंस रखिए एंड फिजिक्स है यार, P फॉर फिजिक्स, P फॉर पेशेंस। ठीक है ना? जरूरी है पेशेंस। थैंक यू यार।